अक्सर ना हम लोग यही मानकर चलते हैं कि देश को दिशा देने वाले जितने भी बड़े बड़े कानून हैं वो सब संसद की उन शानदार इमारतों में बनते हैं। हाँ बिल्कुल, एक आम धारणा तो यही होती है। राइट। मतलब हमें लगता है कि लंबी बहसों और एकदम औपचारिक वोटिंग के बाद ही कोई नियम सत्ता के गलियारों से निकलकर हम तक पहुंचता है। लेकिन कभी कभी किसी बहुत ही ऐतिहासिक कानून की शुरुआत ना किसी भव्य एसी वाले कमरे से नहीं होती। जी सही कहा आपने। बल्कि उसकी शुरुआत होती है जमीनी हकीकत की धूल से, एक ऐसी अकल्पनीय त्रासदी और न्याय की एक ऐसी पुकार से जिसे अनसुना करना पूरे देश की अंतरात्मा के लिए ना मतलब एकदम असंभव हो जाता है। और आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। आज हम इस डीप डाइव में अपने स्रोतों और दस्तावेजों के जरिए भारतीय कानूनी इतिहास के एक बहुत ही अहम केस की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश में काम करने वाली हर महिला के लिए कार्यस्थल की परिभाषा और उसकी सुरक्षा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1997 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की। देखिए, इस केस की अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं है कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया, बल्कि बात यह है कि किन हालातों ने अदालत को वो ऐतिहासिक फैसला सुनाने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या है ना कि ये मामला हमें ये सोचने पर विवश करता है कि जब पूरी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था अपने ही नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह से फेल हो जाती है, राइट, तो फिर इंसान न्याय की गुहार लगाने जाए तो जाए कहाँ। एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है जहां जमीनी स्तर की एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हुए भयानक अन्याय ने देश की सर्वोच्च अदालत को वो कदम उठाने पर प्रेरित किया, मतलब जिसकी उस समय किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो चलिए ना इस घटना की एकदम जड़ों तक पहुंचते हैं। हमारे स्रोत हमें सीधे 1992 के राजस्थान में ले जाते हैं। जी, 1992। हाँ, वहां भावरी देवी नाम की एक महिला सरकार के ही एक कार्यक्रम के तहत साथिन के रूप में काम कर रही थी। साथिन यानी एक जमीनी स्तर की सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ बिल्कुल। और उनका मुख्य काम ही यही था कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और समाज में जो कुप्रथाएं फैली है ना उन्हें रोकें। जी, और यही ड्यूटी निभाते हुए ये पूरी घटना हुई। राइट। इसी दौरान अपनी ड्यूटी करते हुए उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार में हो रहे बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था। उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, विवाह तो खैर रुक गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, हाँ, उसके बाद जो प्रतिशोध की आग भड़की ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। भावरी देवी के साथ उनके ही गांव में सामूहिक बलात्कार जैसी बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना अपने आप में एक विभत्स अपराध तो था ही, लेकिन इसके बाद जो प्रशासनिक और न्यायिक विफलता का पूरा सिलसिला शुरू हुआ ना, हाँ, सिस्टम का फेल होना, बिल्कुल, वो और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। देखिए, भावरी देवी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने न्याय के लिए पुलिस और निचली अदालतों का दरवाजा खटखटाया, जो कि कोई भी आम नागरिक करेगा। जी, लेकिन पूरी की पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ने उन्हें निराश कर दिया। पुलिस ने सबूत जुटाने में बहुत देरी की, जो मेडिकल जांच होनी चाहिए थी उसमें जानबूझकर ढिलाई बरती गई। और तो और जब मामला निचली अदालत में पहुंचा तो आरोपियों को सबूतों की कमी और सच कहूं तो बेहद अजीबोगरीब तर्कों के आधार पर बरी कर दिया गया। अजीबोगरीब तर्क? मतलब कैसे तर्क? मतलब अदालत के फैसले में गहराई तक बैठे जो सामाजिक पूर्वाग्रह होते हैं ना, वो साफ झलक रहे थे। वहां तक कहा गया कि उच्च जाति के पुरुष किसी निचली जाति की महिला के साथ ऐसा अपराध कर ही नहीं सकते। ये तो पूरी तरह से भेदभाव है। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक महिला जो सरकार के ही एक अभियान का हिस्सा थी, जो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसे उसी व्यवस्था ने बिल्कुल अकेला और असहाय छोड़ दिया। ये पूरी स्थिति सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दमकल कर्मी दूसरों की जान बचाने के लिए एकदम धधकती भी आग में कूद जाए। हाँ, सही एनालॉजी है। और वो आग में बुरी तरह जल जाए, और फिर जब वो अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल वाले ये कहकर इलाज करने से मना कर दें कि भाई हमारे पास तो ऐसे मामलों को देखने के लिए कोई नियम या कोई मशीनरी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, यही हुआ था उनके साथ। सिस्टम ने उसी रक्षक को धोखा दे दिया जो समाज की कुप्रथाओं से लड़ रहा था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब निचली अदालतों और पुलिस प्रशासन ने इस तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर भवरी देवी और उनके जो समर्थक थे उनके पास रास्ता क्या बचा? मतलब महिला अधिकार संगठनों ने इस पूरी विफलता का सामना आखिर कैसे किया? आपकी जो ये दमकल कर्मी वाली तुलना है ना, ये वास्तव में उस जमीनी हकीकत को दर्शाती है जिसका सामना भावरी देवी कर रही थी।
देखिए, जब निचली अदालत का ये निराशाजनक फैसला आया तो पूरे देश में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और जितने भी गैर सरकारी संगठन थे उनमें भारी आक्रोश फैल गया। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आना ही था। जी, तो विशाखा नामक एक महिला संगठन और कुछ अन्य समूहों ने मिलकर इस पूरे मामले का एक बहुत ही व्यापक और रणनीतिक विश्लेषण किया। और इस विश्लेषण से एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई उभर कर सामने आई। अच्छा, वो सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि भारत के कानूनों में एक बहुत बड़ा खालीपन था। भंवरी देवी पर इसलिए हमला नहीं हुआ था कि वो किसी की निजी दुश्मनी का शिकार थी। उन पर इसलिए हमला हुआ था क्योंकि वो अपना काम कर रही थी। मतलब वो उनका कार्यस्थल था। बिल्कुल। और संगठनों ने पाया कि भारत में उस समय कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई भी विशिष्ट कानून मौजूद ही नहीं था। साधारण आपराधिक कानून तो थे, जैसे मारपीट या छेड़छाड़ के। हाँ, आईपीसी के तहत जो होते हैं। राइट। लेकिन कोई ऐसा ढांचा नहीं था जो नियोक्ताओं को, मतलब एम्प्लॉयर्स को, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराए। तो जब स्पष्ट हो गया कि मौजूदा व्यवस्था में कोई नागरिक या कानूनी उपाय है ही नहीं, तो इन संगठनों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका दायर की, जिसे हम PIL कहते हैं। जी हाँ, PIL। और उन्होंने सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। हमारे संविधान में तो शक्तियों का बहुत स्पष्ट बंटवारा किया गया है ना? जी बिल्कुल। मतलब कानून बनाने का काम तो संसद का है और उन कानूनों की व्याख्या करने का काम हमारी न्यायपालिका का है। तो जब देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेके कोई कानून था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे इसमें दखल कैसे दे सकता था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या अदालत का काम ये नहीं था कि वो बस सरकार को एक निर्देश दे दे कि भाई आप एक नया कानून बनाइए? बिना किसी कानून के सुप्रीम कोर्ट खुद अपने नियम कैसे तय कर सकता था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपको बता दूं कि 1997 में जब तत्कालीन चीफ जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी ना, हाँ। तब कानूनी हलकों में भी की यही बहस चल रही थी जो आपने अभी उठाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को बहुत ही गहराई से परखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो सिर्फ इसलिए मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती क्योंकि संसद ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है। मतलब अधिकार सर्वोपरि हैं। बिल्कुल। बेंच ने इस पूरे मुद्दे को संविधान के 4 प्रमुख अनुच्छेदों की रोशनी में देखा। सबसे पहले उन्होंने उठाया अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। राइट। तो इसका मतलब है कि अगर एक महिला सिर्फ महिला होने की वजह से अपने काम की जगह पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, तो उसे पुरुषों के समान कैसे माना जा सकता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। समानता केवल कागजों पर नहीं होनी चाहिए बल्कि अवसर और माहौल में भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद कोर्ट ने अनुच्छेद 15 का हवाला दिया, जो राज्य को लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के खिलाफ एक बहुत ही स्पष्ट भेदभाव है। जी। फिर उन्होंने अनुच्छेद 19(1)G को इस मामले से जोड़ा। अब यह अनुच्छेद हर नागरिक को कोई भी पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। तो अगर कार्यस्थल सुरक्षित नहीं है तो वो पेशा कैसे अपनाएंगी? वही बात है। जरा सोचिए, अगर किसी महिला को यह पता हो कि उसके दफ्तर में या उसके कार्यक्षेत्र में उसका उत्पीड़न हो सकता है, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से अपना पेशा चुन पाएगी? कभी नहीं। वो तो डर के मारे काम ही छोड़ देगी। बिल्कुल। ये अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और काम करने से रोकने का एक तरीका बन जाता है। ये व्याख्या तो मतलब पूरी तरह से नजरिए को ही बदल देती है। मतलब काम पे जाना सिर्फ पैसा या आजीविका कमाने का साधन नहीं है। जी नहीं, बल्कि यह गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सीधा का सीधा मौलिक अधिकार है। और इसी गरिमा को अदालत ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गरिमा के बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक महिला के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को सीधे तौर पर उससे छीन लेता है। तो जब ये सारे के सारे मौलिक अधिकार खतरे में थे, तो अदालत के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। ठीक है, मैं ये समझ गई कि अदालत ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और उनका दखल देना बनता भी था। जी। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं अटका है कि जब कोई दिशा निर्देश या घरेलू कानून मौजूद था ही नहीं, तो अदालत ने फैसला सुनाते समय किन आधारों पर नियम तय किए? मेरा मतलब है, उन्होंने ये नियम हवा में से तो नहीं निकाले होंगे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर चीफ जस्टिस वर्मा के बेंच ने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक और आप कह सकते हैं एक अभिनव कदम उठाया। वो क्या था? जब अदालत ने देखा कि हमारे घरेलू कानूनों में एक शून्यता है, एक वैक्यूम है, तो उन्होंने अपनी नजरें देश की सीमाओं के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की ओर दौड़ाई। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तरफ। जी।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का अनूठा इस्तेमाल किया, विशेष रूप से सीडॉ का। क्या आप इस सीडॉ के बारे में थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? बिल्कुल। सीडॉ यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ओके। यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका मुख्य उद्देश्य ही महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तो मतलब हम उस संधि को मानने के लिए तैयार थे? जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51 का उपयोग किया, जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करने का निर्देश देता है। अदालत ने एक बहुत ही तार्किक और मजबूत सिद्धांत यहां पर स्थापित किया। क्या सिद्धांत था वो? उन्होंने कहा कि यदि हमारे घरेलू कानून में कोई कमी है और कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत के मौलिक अधिकारों की भावना के अनुकूल है, तो उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भारतीय अदालतों द्वारा सीधे तौर पर लागू किया जा सकता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ये साफ कह दिया कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक अदालत जो दिशा निर्देश बना रही है ना, वे पूरे देश में एक बाध्यकारी कानून की तरह ही लागू होंगे। ये तो सचमुच न्याय के लिए सीमाओं को लांघने जैसी बात हो गई। जी बिल्कुल। जहां न्याय सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के जो सबसे बेहतरीन सिद्धांत थे, उनको भारतीय परिस्थितियों में ढाल दिया गया। तो अब जब हम उन सिद्धांतों की बात कर ही रहे हैं, तो सीधे उन दिशा निर्देशों पर चलते हैं जिन्हें आज दुनिया विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानती है। बिल्कुल। अदालत ने कार्यस्थल की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने यौन उत्पीड़न की बहुत ही व्यापक परिभाषा तय की। जी, और ये परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले यौन उत्पीड़न को न केवल शारीरिक हमले तक ही सीमित माना जाता था। लोगों को लगता था बस फिजिकल हरासमेंट ही हरासमेंट है। जो कि बहुत गलत सोच थी। सही कहा। विशाखा गाइडलाइंस ने स्पष्ट किया कि अवांछित शारीरिक संपर्क तो उत्पीड़न है ही, लेकिन इसके अलावा यौन अनुग्रह की मांग करना, मतलब सेक्सुअल फेवर्स मांगना, सेक्सुअल फेवर्स मांगना, अश्लील और असहज करने वाली टिप्पणियां करना, कार्यस्थल पर अश्लील तस्वीरें दिखाना और कोई भी ऐसा अवांछित यौन व्यवहार, चाहे वो मौखिक हो या गैर मौखिक, जो महिला को अनकंफर्टेबल करे। बिल्कुल, जो महिला के लिए एक शत्रुतापूर्ण या डराने वाला माहौल बनाता हो, वो सब यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा। और इसके साथ ही अदालत ने नियोक्ताओं के लिए, मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, उनके लिए निवारक कदम उठाना भी एकदम अनिवार्य कर दिया था। जी, प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना बहुत जरूरी कर दिया गया। हाँ, अब ये सिर्फ पीड़ित की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अकेले लड़े, बल्कि कंपनी या संस्था की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा माहौल ही ना बनने दे। लेकिन इन गाइडलाइंस का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा व्यवहारिक और गहरा लगता है ना, वो है शिकायत दर्ज कराने का तंत्र। और जो कंप्लेंट्स कमेटी वाला हिस्सा है। बिल्कुल। अदालत ने अनिवार्य किया कि हर संस्था में एक शिकायत समिति का गठन होना ही चाहिए। इस समिति का नेतृत्व एक महिला के हाथ में होना चाहिए और इसके सदस्यों में कम से कम आधी संख्या महिलाओं की होनी चाहिए। जी, ये बहुत अहम बिंदु था। हाँ, लेकिन एक नियम जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो ये था कि इस आंतरिक समिति में किसी बाहरी पक्ष, जैसे किसी गैर सरकारी संगठन या एनजीओ के प्रतिनिधि का शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया था। मैं ये सोच रही थी कि किसी कंपनी की अपनी अंदरूनी समिति में बाहर के किसी व्यक्ति को बिठाना इतना जरूरी क्यों माना गया उस वक्त? इस सवाल का जवाब हमें वापस भंवरी देवी की उसी जमीनी हकीकत में ले जाता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। देखिए, किसी भी दफ्तर या संस्था में सत्ता का एक असंतुलन होता है, एक पावर डायनामिक होता है। हाँ, एक हायरार्की तो होती ही है हर जगह। बिल्कुल, एक पदक्रम होता है। अगर एक जूनियर कर्मचारी अपने बॉस या किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी? लोग भी उसी बॉस के अधीन काम करते हैं, तो वे निष्पक्ष कैसे रह पाएंगे? ये तो है। बॉस के खिलाफ कौन ही बोलेगा अपनी नौकरी खतरे में डालकर? जी, अदालत ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि संस्थाएं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामलों को दबाने की पूरी कोशिश कर सकती हैं। इसलिए बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी इसी सत्ता के एकाधिकार को तोड़ती है। मतलब बाहरी व्यक्ति के होने से एक तरह का संतुलन बन जाता है सिस्टम में। बिल्कुल बन जाता है। एक बाहरी व्यक्ति पर कंपनी के मैनेजमेंट का कोई दबाव नहीं होता। हाँ, उसे अपनी नौकरी जाने का डर नहीं है। सही कहा। उसकी मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि समिति निष्पक्ष रहे, किसी तरह का कोई आंतरिक दबाव या पूर्वाग्रह ना हो, और सबसे बड़ी बात, शिकायतकर्ता महिला को यह विश्वास हो कि उसकी बात एक तटस्थ माहौल में सुनी जा रही है, जहां उसे जज ना किया जाए। ये वाकई एक कमाल की सोच थी। मतलब सिस्टम के अंदर के डर और दबाव को खत्म करने के लिए
सिस्टम के बाहर के एक स्वतंत्र व्यक्ति को उस ढांचे का एक अहम हिस्सा बना देना। बिल्कुल। इन दिशा निर्देशों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियम भी बहुत स्पष्ट किए गए थे। तो इस ऐतिहासिक फैसले की विरासत क्या है आपके हिसाब से? देखिए, इसकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि ये भारतीय कानूनी इतिहास का पहला मामला था जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को व्यक्तिगत अपराध की श्रेणी से निकालकर सीधे तौर पर मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता दी। एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ये। जी, बहुत बड़ा शिफ्ट। इसने एक बहुत बड़ी कानूनी शून्यता को भर दिया, और ये शून्यता कोई 1 या 2 महीने के लिए नहीं भरी गई थी। हाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद को इस विषय पर एक औपचारिक कानून बनाने में 15 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। बाप रे, 15 साल? जी हाँ, उस पूरे 15 साल के दौरान भारत के हर दफ्तर, हर कारखाने, हर सरकारी और निजी संस्था में यही विशाखा गाइडलाइंस ही एकमात्र कानून थी जो महिलाओं की सुरक्षा कर रही थी। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और आखिरकार इसी ऐतिहासिक फैसले की नींव पर साल 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, यानी जिसे हम पॉश एक्ट कहते हैं, वो पारित हुआ। बिल्कुल। तो देखा जाए तो ये भंवरी देवी के संघर्ष से शुरू हुआ एक बहुत ही लंबा और पीड़ादायक सफर था, जिसने अंततः एक स्थायी कानून का रूप लिया। और मैं ये कहूंगा कि इस पूरे मामले को भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेहद उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, जब उन्होंने देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा और कमजोर वर्ग असुरक्षित है और संसद खामोश है, तो न्यायपालिका ने आगे बढ़कर सामाजिक न्याय की एक मजबूत ढाल का निर्माण किया। जी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है जो समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल, जो समय और समाज की जरूरत के हिसाब से नागरिकों की रक्षा के लिए नए रास्ते निकाल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सहारा लिया और मौलिक अधिकारों की एक नई और विस्तृत व्याख्या हमारे सामने रखी। जी। और सबसे बढ़कर हमने विशाखा गाइडलाइंस के उस जन्म को देखा जिसने 2013 के स्थायी कानून के लिए एक बहुत ही मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये पूरी कहानी हमें बताती है कि कैसे न्याय की एक आवाज पूरे देश की कार्य संस्कृति को बदल कर रख सकती है। और मुझे लगता है कि ये मामला हमेशा याद दिलाएगा कि गरिमा और सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। जी नहीं, बल्कि वे हर काम करने वाले व्यक्ति का बुनियादी अधिकार हैं और न्यायपालिका के पास उन अधिकारों की रक्षा करने की पूरी शक्ति और दायित्व दोनों हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मोड़ पर यह ऐतिहासिक मामला हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल भी खड़ा कर जाता है। वो क्या? देखिए, हमने देखा कि 1997 में जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सहारा लिया था, है ना? जी बिल्कुल लिया था। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक हर दिन, हर पल बदल रही है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र हो, या डीप फेक के जरिए लोगों की पहचान चुराने का खतरा हो, या फिर हमारी डिजिटल डेटा और प्राइवेसी का बहुत ही पेचीदा मुद्दा हो। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं ये। हाँ। और ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे घरेलू कानून आज भी तकनीकी विकास से बहुत पीछे छूट रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में हमारे डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी अदालतें एक बार फिर से इसी तरह की न्यायिक सक्रियता दिखा सकती हैं? क्या कल को हमारे डेटा और निजता की रक्षा के लिए भारतीय अदालतें भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सीधे तौर पर हमारे देश में लागू कर सकती हैं? ये एक ऐसा गंभीर और प्रासंगिक सवाल है जिस पर एक समाज के रूप में हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए।